गाइस जब भी आप किसी डिफेंस एस्पिरेंट से बात करोगे ना, तो मेडिकल प्रोसेस के अलावा उसको सबसे बड़ा डर तुम्हें पता है क्या लगता है? वो लगता है स्क्रीनिंग टेस्ट का। ठीक है, अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? देखो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो उसमें जो डे 1 होता है उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। भाई आप मानोगे नहीं, जितना लोगों को हाइट से फेयर है, पानी से फेयर है एंड पब्लिक स्पीकिंग से फेयर है, उतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट से भी फेयर रहता है। देखो मैं कुछ अलग नहीं हूं इसमें। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड अपेयरिंग फॉर माय एसएसबी इंटरव्यूज इनिशियली, तो मुझे भी भाई डे 1 से बहुत ज्यादा डर लगता था, जस्ट बिकॉज कि यार एक तो आप इतना दूर से एसएसबी सेंटर तक पहुंचे हो। ठीक है, लेट्स से आप हिमाचल में रहते हो, यहाँ से आप प्रयागराज जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, कुछ लोग बैंगलोर जाते हैं, आजकल कुछ लोग एएफएसबी के लिए गुवाहाटी जाते हैं। इतना ज्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो, इतना ज्यादा आपकी जो इंटायर कॉस्ट है ऑफ ट्रैवलिंग वो एक्सपेंसिव हो रही है अगर आप फ्लाइट्स वगैरह से जा रहे हो। तो आप इसलिए तो जा नहीं रहे कि पहले दिन जाओ, माथा टेक के वापस आ जाओ। तो ये डर ना हर कैंडिडेट का बहुत जेन्युइन रहता है, बट विद इंक्रीज इन अटेम्प्ट्स मुझे एक चीज लगी कि यार हाँ, कि मैंने जो ये कोड है ना स्क्रीनिंग कैसे होना है, ये मैंने क्रैक कर लिया है। जस्ट बिकॉज आई हैव बीन टू एसएसबी टोटल ऑफ 10 टाइम्स एंड आई गॉट स्क्रीन्ड इन टोटल ऑफ 8 टाइम्स। तो अगर मैं अपने स्क्रीनिंग इन रेशियो के बारे में तुम्हें बताऊं, सो गाइज इट्स 80%, जो कि डिसेंट इनफ है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि यार आपकी अप्रोच स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होनी चाहिए, ओआईआर और पीपीडीटी को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर जो पीपीडीटी में डिस्कशन होता है जिसमें फिश मार्केट, ठीक है, मच्छी बाजार बना के रखा है भाई, हर कोई चिल्ला रहा है, तो उस पर हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट जनरेट कर सकते हैं। राइट, सो गाइस वीडियो के लास्ट तक टिके रहना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू शेयर इट विद योर अदर fellow defense aspirants. So guys, my good name is Anurag Thakur, and in our today's video we will be talking about the strategy for stage 1 of your SSB interview. अब guys सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका मेन पर्पस क्या है। देखो यार, अब आपको पता है जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है, तो 2 वेज के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है टू अपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। एक शॉर्टलिस्टिंग का वे है कि आप रिटन एग्जाम क्रैक करके एसएसबी में अपेयर हो। तो रिटन की एंट्रीज कौन सी हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एफकैट। उसके अलावा डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू भी आप अपेयर हो सकते हो, जैसे कि टेक्निकल एंट्री स्कीम है, बीटेक नेवी 10+2 है, फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री, जज एडवोकेट जनरल जैग एंट्री, फिर उसके बाद एसएससी टेक, टीजीसी, एसएससी नेवी। तो ये बथेरी एंट्रीज के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एंड जब आपको एसएसबी में बुलाया जाता है तो बेसिकली जो रिपोर्टिंग है दैट इज मच हायर। अब ऐसा तो है नहीं यार कि असेसर इतने ज्यादा बंच ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ टेस्ट कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया है जिसका सिंपल सा पर्पस है टू असेस दोज कैंडिडेट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ एन ऑफिसर। अब ये सिम्टम्स ऑफ एन ऑफिसर क्या है? ये बेसिकली है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो कि असेसर्स ने पहले ही स्पेसिफाई किया दैट वी आर लुकिंग फॉर दीज 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एंड जो कैंडिडेट इन्हें रिफ्लेक्ट करेगा थ्रू हिज और हर पर्सनालिटी, वी वुड लव टू हैव देम पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्क्रीनिंग का अगर हम पॉइंट वाइज चलें, पहला पर्पस क्या है? पहला पर्पस इज इनिशियल सूटेबिलिटी। तो यार देखो, अब असेसर भी चाहते हैं यार कि ये जो कैंडिडेट आ रहे हैं कम से कम बेयर मिनिमम क्वालिटीज तो लेके आए, जैसे कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन, जो कि आपके ओआईआर और पीपीडीटी में टेस्ट होता है। गाइस नेक्स्ट थिंग दैट्स टेस्टेड इन योर स्क्रीनिंग इज योर ग्रुप डायनामिक्स। देखो यार, कल को आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाते हो, आपको एक बेसिकली टीम के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे अकेले इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली इंसान की वैल्यू तभी है जब उसका ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप बिहेवियर इज वेरी मच कंपैटिबल, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द प्रोफेशन। ओके, तो ग्रुप डायनेमिक्स में आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी, आपका कॉपरेशन, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। गाइस द थर्ड थिंग दैट्स टेस्टेड देयर इज योर ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन। देखो, ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन ये देखी जाएगी आपकी टेस्ट ऑफ पीपीडीटी में, जहां पे आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक ब्लरी पिक्चर दिखाई जाएगी एंड आपको स्टोरी लिखनी है। तो वहां पे आप कितने बारीकी से किसी भी स्टिमुलस को ऑब्जर्व करते हो एंड उसके अराउंड एक स्टोरी लिखते हो, दैट विल बी टेस्टेड। अब रही बात कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच होनी चाहिए ओआईआर और पीपीडीटी में, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट वाज माय अप्रोच इन बोथ दीज टेस्ट। पहला टेस्ट होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें आपको टोटल 2 सेट दिए जाएंगे, जिसमें लगभग 45 to 50 क्वेश्चन ईच होंगे, एंड उस बेसिकली सीरीज का एक नाम होगा। ठीक है, सीरीज का एक नंबर होता है, एंड
इस पूरे सेट को करने के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। हो सकता है 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएं, 25 मिनट या 30 मिनट, डिपेंड्स ऑन बोर्ड टू बोर्ड। जैसे ही आपने एक सेट कर लिया, फिर आपका जो सेट है वो चेंज हो जाएगा, दूसरे सेट के लिए भी अलग से आपको टाइम दिया जाएगा। अब देखो गाइस, दो टाइप के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट इज वर्बल, जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं सिंपल से, एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन। याद रखना, नॉन वर्बल क्वेश्चन को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी कहा जाता है, एंड दिस बेसिकली डील्स विद शेप्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो आपको शेप्स एंड फिगर्स दिए होंगे एंड उसके अराउंड क्वेश्चंस होंगे। देखो, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिरर इमेजेस या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको OIR की प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैंने अपनी एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, वहां पे जाओ, वहां पे फ्री मटेरियल में जाके आप OIR के एक सैंपल सेट भी देख सकते हो एंड वहां पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके अलावा यू गाइस कैन ऑल्सो रिलाई ऑन यूट्यूब एंड गेट 1 or 2 एनी गुड बुक्स फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, वहां पे भी अवेलेबल है। तो जम के प्रैक्टिस करो, एंड मेरी भी एक ही स्ट्रैटेजी होती थी कि मैक्सिमम प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो OIR के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, एंड बेस्ट चीज क्या है कि OIR में तो कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो हर क्वेश्चन आपको फुली अटेम्प्ट करना है। एक और चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि OIR के टाइम पे ना तो वहां पे वॉल क्लॉक होगी, ना आपको ये घड़ी दी जाएगी। तो यार आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है गाइज वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू SSB सबको रिकमेंड करूंगा कम से कम 5 से 10 सेट आप लोग लगा के जाएं, ताकि यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट OIR। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन ये आता है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पूछते हैं, ठीक है, कि सर जो OIR की शीट्स होती है क्वेश्चन पेपर, उसमें ना कुछ आंसर्स ऑलरेडी पहले से मार्क्ड होते हैं। देखो यार, एक चीज मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि डोंट गो विद दैट आंसर एट फर्स्ट। ठीक है, लेट्स से आपने वहां पे क्वेश्चन पेपर देखा, क्योंकि आपसे पहले कुछ बच्चे गए होते हैं, उनको भी सेम ही क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है, तो डोंट गो विद दैट इंस्टिंक्ट कि ये सही है, पहले खुद से सॉल्व करके देखो। लेट्स से आपको नहीं आ रहा तो भाई ईगो पे नहीं लेना है खुद की, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। एंड अगर आपको लगता है कि यार ठीक है भाई, जय माता दी, यही कर दूं जो एक बच्चे ने ऑलरेडी मार्क किया, तो आप कर दो, ठीक है, बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट एवरी पॉसिबल क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट OIR की रेटिंग आइदर 1 और आइदर 2। इसके नीचे लाओगे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंपॉसिबल हो जाएगा स्क्रीन इन होना, बट गाइस ट्राई टू बी इन नंबर 1 और 2, दैट रियली शोकेस योर हाई इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब गाइस दूसरे नंबर का टेस्ट आता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, एंड लेट मी टेल यू, इवन द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, उनको भी डर सताता रहता है कि भाई PPDT में क्या होने वाला है। ये मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, बट खुद की बात कह रहा हूं यार। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन देखो 8th अटेम्प्ट में आई थी फॉर AFCAT, 9th में आई थी फॉर NCC स्पेशल एंट्री आर्मी, उसके बाद 10th अटेम्प्ट में दोबारा आई गॉट रिकमेंडेड फॉर AFCAT फ्लाइंग। सबसे ज्यादा डर फिर भी भाई डे 1 का ही रहता था कि क्या होने वाला है यार, PPDT में कैसी पिक्चर आएगी यार, स्टोरी इनकम्प्लीट होगी तो क्या करूंगा। बथेरे थॉट्स आप लोगों को भी आते रहते होंगे, बट मैं यार आप लोगों को अभी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि मैं 8 बार स्क्रीन इन कैसे हो गया एंड PPDT में मेरी अप्रोच क्या थी। देखो गाइस, सबसे पहले PPDT में आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा एंड आपके सामने एक ब्रीफिंग के लिए ऑफिसर आएंगे, हो सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजिस्ट सर होंगे या मैम होंगे। इनिशियली वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली सुनना है। नो डाउट आप बाहर से ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लेके आए हो, कुछ लोग मुझसे भी पढ़ के जाते हैं, मैं उन्हें भी एक ही चीज बोलता हूं कि भाई वहां पे जाके भी ना जो हमारे इंस्ट्रक्शन है कीप देम सेकेंडरी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आर चेंजिंग विद टाइम। अभी बहुत ज्यादा चीजें SSB में नए टेस्ट भी आ रहे हैं, समटाइम्स दे आर थिंकिंग ऑफ कि 5 दिन से यार 3 दिन पे रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें अभी वहां पे चलती हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी। तो जो असेसर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है दे शुड बी प्राइमरी। एंड गाइज इंस्ट्रक्शंस में अब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली वहां पे दिया होता है इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक चीज याद रखनी है कि पिक्चर वो ब्लरी होने वाली है, ठीक है, तो हर इंसान उसे अपने ढंग से ही देखने वाला है। तो पहली चीज याद रखना है यार, यहाँ पे जो पिक्चर के बाद परसेप्शन शब्द है ना, परसेप्शन मीन्स हाउ यू इंटरप्रेट अ विजुअल इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है जो आपने देखा है वो हो सकता है सामने वाले ने किसी और ढंग से देखा हो, तो कोई यहाँ पे सही और गलत नहीं है। सो आई वुड इंसिस्ट यू कि गो विद मेजॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द डिस्कशन। अब रही बात इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के, सो द इंस्ट्रक्शंस आर इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। फील फ्री टू राइट वट एवर यू वॉन्ट बट रेलेवेंट टू द पिक्चर। दिस इज अ स्टोरी राइटिंग टेस्ट अराउंड द सिचुएशन। तो जो मेन कैरेक्टर है आपका express his feelings, emotions and the actions, how he or she will be acting in that situation. गाइस सबसे पहले मैं क्या दिमाग में रखता था जब PPDT में करने वाला होता था कि यार वो जो 30 सेकेंड्स है ना, वो मुझे अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं इन ऑब्जर्विंग द पिक्चर। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
सिंपल सी चीज है मेरे भाई। तो 30 सेकेंड्स में हाउ आई यूज टू ऑब्जर्व द पिक्चर। सी गाइज, द स्टेप नंबर फर्स्ट इज, जो भी पिक्चर आपको दिखाई गई है, ट्राई टू फिगर आउट कि पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या है। ठीक है, हो सकता है वो ओपन एक फार्मिंग की फील्ड हो सकता है रूम का सीन हो सकता है स्कूल का सीन कॉलेज हो सकता है स्विमिंग पूल हो। तो अगर आपने क्लियरली बैकग्राउंड आइडेंटिफाई कर लिया तो इट विल हेल्प यू टू रेजोनेट द कैरेक्टर्स विद दैट बैकग्राउंड विल। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज दैट आई यूज टू कीप इन माई माइंड वॉज कि यार कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने पिक्चर में देखे हैं। तो 3 लोग देखे, 4 लोग, 5 लोग, कभी कभी कोई इंसान भी नहीं दिखता, लेट्स से उसका सिर्फ हाथ दिखता है और एक वॉच है। इतनी पिक्चर आपको एसएसबी पीपीडीटी में दिखाता है। कभी कभी एक टेबल होगा, उसमें 2 चाय के कप दिए होंगे, कैरेक्टर्स नहीं है, तो आप बाहर से ला सकते हो। सो गाइस, सेकंड थिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स। गाइस, थर्ड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन कैरेक्टर। आपको पिक्चर का मेन हीरो कौन बनाना चाहिए। देखो यार, हर इंसान अलग अलग चीजें बताता है, बट मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वीडियो बनाया हूं। तो मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं मेन कैरेक्टर किसको लेता था। मैं मेन कैरेक्टर हमेशा एक उस कैरेक्टर को लेता था जो कि मुझे काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक विजिबल होता था कि यार पिक्चर में ही लुक्स एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और अ पर्पस अचीवर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड बॉयज जितने भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्राई करो पिक्चर में अगर आपको कोई सेम जेंडर का इंसान या सेम एज के आसपास का इंसान दिख जाता है, आप उसे प्रोटैगनिस्ट ले सकते हो। Females, if you people are watching this video, if you find a girl similar of your gender and age, try to take her as the main character. अब guys, इसमें भी एक कंडीशन है। What if जो आपके सेम जेंडर और एज का कैरेक्टर है वो पिक्चर में एक विक्टिम लग रहा है, लेट्स से कि वही पानी में डूब गया, कि लेट्स से उसी को पिक्चर में मार पड़ रही है या वो बेहोश हो गया ड्यू टू डिहाइड्रेशन। सो गाइज, डोंट टेक मेन कैरेक्टर एज द पैसिव कैरेक्टर कि जो किसी चीज का विक्टिम है। मेन प्रोटैगनिस्ट यार शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो ये तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो काइंड ऑफ एक ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर आपको लेना चाहिए। गाइस, द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीपीडीटी में ऑलवेज लुक आउट फॉर पर्पस और द गोल ऑफ पिक्चर। दोबारा से सुन लो, जो लोग अभी मे बी नींद में देख रहे हैं, लुक आउट फॉर पर्पस और गोल ऑफ पिक्चर, डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। गाइस देखो, डोंट ट्रबल योरसेल्फ अंटिल द ट्रबल ट्रबल्स यू। मेजॉरिटी बच्चे पीपीडीटी में बाहर क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि पिक्चर उन्हें नॉर्मल भी दिखी है ना, अगर न्यूट्रल पिक्चर वो उसमें भी प्रॉब्लम बना देंगे कि मेन प्रोटैगनिस्ट के लेट से दादा एक्सपायर हो गए हैं या एग्जाम में वो फेल हो गए। कुछ नहीं बनाना है पिक्चर में, कुछ ऑप्टिमिस्टिक पर्पस आइडेंटिफाई करो। लेट्स से आपने पिक्चर में देखा एक लड़का स्टडी टेबल बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने 2 अटेम्प्ट एनडीए के दिए, उससे नहीं हुए, फिर तीसरे अटेम्प्ट में उसने ऐसा कमाल किया कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। भाई ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लगती है। इसमें क्या किया आपने, एक गड्ढा बनाया, गड्ढे को भर दिया और बोल दिया अरे यार ये तो मेरा मेन कैरेक्टर है। ऐसा नहीं, नॉर्मली बनाओ कि हाँ वो पढ़ रहा है, ही वांट्स टू जॉइन एनडीए, मे बी जस्ट बिकॉज हिज फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड कर्नल, तो बचपन से वो इन्वायरमेंट थी। एंड ऊपर से लेट्स से ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ सैनिक स्कूल, तो बचपन से वैसी इन्वायरमेंट थी। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेल, दोस्तों को हेल्प आउट किया, ग्रुप स्टडीज की, एसएसबी की तैयारी की, एंड ही मेड इट टू द नेशनल डिफेंस अकेडमी। नाउ दिस लुक्स अ बिट लॉजिकल स्टोरी। ठीक है, तो गाइस स्टोरी में पर्पस या गोल आइडेंटिफाई करना है, फिर अपनी स्टोरी को लिख देना है। अब रही बात कि भाई स्टोरी की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, देखो इस चक्कर में भी बथेरे लोग मात खाते हैं। या स्ट्रक्चरिंग शुड बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि आपको 5 मिनट में स्टोरी लिखनी है। ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, नाम और काम बता दो। उसके बाद व्हाट लेड टू द सीन, वहां पे आपको पास्ट ऑफ द सीन बताना है। लेट्स से आपको पिक्चर में दिखा एक बच्चा स्टडी टेबल बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बट यार पास्ट में कुछ इवेंट्स तो हुए होंगे ना जिसकी वजह से उस कैरेक्टर के दिमाग में आएगा कि हाँ यार मुझे जाके पढ़ लेना चाहिए। तो आपको वो पास्ट के इवेंट्स लिखने हैं। देन राइट व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द सीन, की उस टाइम पे जब वो पढ़ाई कर रहा है तो वो किस चीज की पढ़ाई कर रहा है एंड क्यों पढ़ाई कर रहा है। लास्ट में आपको लिखना है व्हाट इज द फ्यूचर पॉसिबल आउटकम, जिसमें अगेन हैव अ ऑप्टिमिस्टिक आउटकम, एंडिंग शुड ऑलवेज बी हैप्पी। जो भी आपने पिक्चर में पर्पस आइडेंटिफाई किया था वो लास्ट में अकम्प्लिश हो गया। एंड गाइस जो फ्यूचर है उसमें मेन कैरेक्टर को ना फालतू की रिकॉग्निशन देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मेजॉरिटी बच्चे क्या लिखते हैं कि लास्ट में मेन प्रोटैगनिस्ट वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, कैप्टन अनुज ही गॉट सेना मेडल। कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो रियल लीडर होता है ही बिलीव्स इन गिविंग क्रेडिट्स टू अदर, नॉट इन गेटिंग द रिकॉग्निशन। तो आपको बॉसी स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको एक लीडर की स्टोरी लिखनी है कि लास्ट में भी यार अगर लेट्स से कैप्टन अनुज ने एक मिशन सक्सेसफुल किया, सो एट लास्ट ही अप्रिशिएटेड हिज टीममेट्स। सो दैट इज हाउ यू कैन एंड योर स्टोरी। गाइस स्टोरी राइटिंग कंप्लीट हो गई। अब
जैसे ही स्टोरी राइटिंग कंप्लीट होके होती थी इंडिविजुअल नरेशन, तो उसमें मेरी अप्रोच क्या रहती थी, देखो यार पूरी स्टोरीज सबकी सुनना तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट आप अ बिट ऑफ होमवर्क ये कर सकते हो यार कि मेजॉरिटी थीम्स क्या बनाई है आपने ग्रुप में, बस आप इतना डिस्कस करके अपने भेजे में चला सकते हो। बाकी कीप रिवाइजिंग योर ओन स्टोरीज, क्योंकि उसकी भी बिट ऑफ टेंशन रहती है। अब गाइस जब मेरी इंडिविजुअल नरेशन की बारी आती थी, आई ऑलवेज यूज टू ट्राई कि मेरी जो स्टोरी की नरेशन है वो काफी क्रिस्प रहे एंड क्लियर रहे। तो इनिशियली मैं कैसे स्टार्ट करता था, मैं आप लोगों को नॉर्मली बता रहा हूं। जैसे इनिशियली आई यूज टू विश माई ग्रुप, ठीक है, एंड देन टेल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द स्टोरी, देन टेल द एक्शन ऑफ द स्टोरी, एंड उसके आगे मेरा मेन स्टोरी। जैसे कि अभी हम नॉर्मली उसी पिक्चर की बात कर रहे थे, एक लड़का बैठा है स्टडी टेबल पे, फॉर्मल्स में, 20 या 22 साल की उसकी उम्र है, एंड वो पढ़ रहा है। लेट्स से इस पिक्चर को मेरे को एक स्टोरी बनानी है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव ओनली वन कैरेक्टर. He is a male of 22 years old in a positive mood, and the action of my story is preparing for Combined Defense Services examination. My story goes like, Atul was a BTech graduate, फिर XYZ जो भी तुम्हें चीजें आगे डालनी है वो तुम डाल सकते हो, बट दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर नरेशन, बिकॉज नरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे वहां पे नर्वस हो जाते हैं। मेरे जब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे ना, जब मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए और एनडी के लिए जाता था, भाई आप मानोगे नहीं, वो शिवरिंग ना थोड़ी बहुत आने लग जाती है, बिकॉज लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, बट रिपीटर्स यू नो दे मास्टर द स्किल यार। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को वही बोलूंगा, नरेशन की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप कीजिए। ठीक है, इन केस यू वांट टू ज्वाइन एनी क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन में, प्लीज जाओ वहां पे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लो। एंड लेट मी टेल यू, द मोर यू सोशलाइज, द मोर यू पार्टिसिपेट इन पब्लिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। अगर एक्सपोजर नहीं है भाई, तो वहां पे जाके थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज पे काम करना शुरू कर दो। एंड गाइस जैसे ही आपकी स्टोरी नरेशन हो जाती है, अब एक क्वेश्चन इसमें बच्चों का ये रहता है कि सर व्हाट इफ अगर हमारी स्टोरी ही कंप्लीट ना हुई हो। भाई लेट मी टेल यू, अगर 200 बच्चे वहां पे गए हैं ना स्क्रीनिंग के लिए, 200 में से 150 बच्चों की तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस इज देयर, एंड वहां का जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो होता है। बट यार उन 150 बच्चों की स्मार्टनेस ऐसी होती है कि दे इंक्लूड 2 to 3 लाइन्स वाइल नरेशन, क्योंकि इतना असेसर्स भी अलाउ कर देते हैं। एंड गाइस जिन जिन लोगों को इंग्लिश में बीच में दिक्कत आ जाती है, यू कैन कम टू हिंदी फॉर अ वाइल, 1 या 2 लाइन हिंदी में बोलो, देन कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। इतना इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे असेसर भी देंगे, जो कि 2 या 3 लोग आपके सामने आपको असेस करने के लिए बैठे होंगे। अब आते हैं भाई हम ग्रुप डिस्कशन पे, भाई द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर एवरी कैंडिडेट आउट देयर। क्यों? क्योंकि देखो अब यहां पे यार आपका जो ग्रुप है वो मिनिमम 10 लोगों का है, या कभी कभी 15 या 18 लोगों तक भी चले जाता है। तो जब जीडी स्टार्ट होता है ना, तो ढेर सारे लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं। अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि मैं क्या वहां पे करता था। देखो फर्स्ट थिंग इज, आई नेवर यूज टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू स्टार्ट। मैं हमेशा अवेयर रहता था यार कि लास्ट बंदा कौन है। लेट्स से लास्ट चेस्ट नंबर 15 है, 15 है, तो जैसे उसकी नरेशन खत्म होगी, या नरेशन खत्म होते टाइम पे एक इंटेंसिटी कम होती जाती है ना, तो मैं उस टाइम पे एकदम से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि असेसर ने स्टार्टिंग से कहा होता है कि एज सुन एज द लास्ट कैंडिडेट फिनिशेस अप, यू पीपल कैन स्टार्ट विद योर डिस्कशन। तो मैं ये ऑब्जर्व करता रहता था, ऑब्जर्वेशन मैंने अच्छी रखी होती थी। एंड फिर गाइज यू कैन स्टार्ट थ्रू 2 डिफरेंट वेज, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। पहली चीज, आप कैसे ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हो, बाय ब्रिंगिंग डाउन द पॉइंट की मेजॉरिटी लोगों ने क्या देखा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जेंटलमैन एज मेजॉरिटी ऑफ अस हैव क्लियरली सीन इन द पिक्चर दैट देयर इज वन मेल कैरेक्टर लुकिंग एज्ड अराउंड 20 to 25, एंड डेफिनेटली ही इज स्टडीइंग अबाउट समथिंग, सो वी कैन मेक story as he is preparing for some competitive exam, as most of us have made it. What do you people have to say about this? तो बस भाई देखो, इतना तुम्हें स्टार्टिंग में इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि 15 लोगों को वहां पे सुनाना है। आराम से बोलोगे फिर भाई कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको तत्काल में टिकट अपनी कंफर्म करवानी पड़ेगी, क्योंकि वापस आना पड़ेगा मेरे भाई। जीडी में यू हैव टू लीव अ गुड इम्पैक्ट, क्योंकि वहां पे आपकी ग्रुप बिहेवियर टेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि आप लोगों के बीच में कैसे काम करते हो। नो डाउट आपने इंडिविजुअली स्टोरी बहुत अच्छी क्यों ना बनाई हो, बट आप लोगों के बीच में कैसा हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो गाइस एक वे ऐसे है,
कि आप मेजॉरिटी लोगों ने क्या थीम बनाई है उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो. व्हाट इज द सेकंड वे आउट देयर? सेकंड वे आप स्टार्ट कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग इनटू द लाइमलाइट कि आपने किसके बारे में स्टोरी लिखी. तो जैसे मैंने आपको भी बताया था, मैंने सीडीएस एग्जाम की तैयारी वाली स्टोरी बनाई थी. तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? क्योंकि जेंटलमैन, in the picture we clearly saw that there was one character male who was sitting down on a study table and studying. So personally I had made a story that he was preparing for combined defense services examination. So what do people have to say on this? तो बस गाइस, इतना चटर पटर करके आपको बस जीडी को ओपन अप कर देना, एंड इनिशिएटिव आपको हमेशा क्रेडिट देगा. अब गाइस, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे इंडिया के, आप बोलोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू. लेट्स से मैं अब आपसे पूछूं कि फोर्थ प्राइम मिनिस्टर कौन थे. सोचो सोचो सोचो, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सर्च करके आया हूं. ठीक है, तो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई जी. बट मुझे पता है, आप देखो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ था, हमें क्या लेना देना. फर्स्ट वाला पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो वही लिखना है. तो गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इनिशिएटिव. अगर आप यहाँ पे भी पहले बोलोगे तो असेसर्स की नजरों में आप नोटिस हो जाओगे. उसके बाद गाइस, कंटिन्यूसली आपको बीच में कंट्रीब्यूट करते रहना है. एक बहुत बड़ी मिथ है बच्चों के दिमाग में कि सर हम 4-5 बोल के चुप हो जाएं. भाई क्यों चुप होना है? जब तक आप अपने पूरे ग्रुप को फिनिश लाइन तक नहीं लेके जाते, व्हाई यू शुड स्टॉप? मुझे तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता था. गाइज, लेट मी टेल यू पीपल दैट आई वॉज अ वेरी वर्बोज काइंड ऑफ पर्सन. मैं हमेशा जीडी में ट्राई करता था यार कि मुझे अपने ग्रुप को स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है, कॉमन ग्रुप स्टोरी बनानी है. तो बीच में भले मुझे जितनी बार बोलना पड़े मैं बोलूंगा, बट वेन एवर आई स्पीक आई शुड मेक सम सेंस. तो पहली चीज, आपने इनिशिएटिव ले लिया. दूसरी चीज, आपने कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया. नाउ गाइस, क्या स्टेप रहते हैं कॉमन ग्रुप स्टोरी बनाने के? पहले थीम सेट करो, उसके बाद मेन कैरेक्टर के बारे में फिक्स करो, एंड उसके एक्शंस. अब मेन चैलेंज क्या होता है कि जब डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो हर कोई अपने अपने एक्शंस बताता रहता है, यार ये एक्शन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो. सो गाइस, एक टाइम पे आपको ये रियलाइजेशन खुद से आनी चाहिए कि एक्शंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई. देयर इज नो लिमिट टू द क्रिएटिविटी. आप सोच सकते हो कि हाँ यार, रिटन एग्जाम क्रैक करने के लिए उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसने लेट्स से ऑनलाइन कोचिंग ली, ऑफलाइन कोचिंग ली, ग्रुप स्टडी, तो बथेरे वेज है. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टार्ट कंक्लूडिंग. तो यहां पे भी मैं अपनी अवेयरनेस क्या लगाता था कि मैं सबके लिए एक बार समराइज कर देता था चीजें, कि जैसे ही मैं समराइज कर दूंगा तो असेसर्स का ध्यान लगभग मेरे पे आ जाएगा कि अरे यार, एक कैंडिडेट ने अब समराइज कर ही दिया, 5 से 10 मिनट डिस्कशन हो गया, तो चलो अब इन्हें बोल देते हैं कि एक इंसान को नॉमिनेट कर दो. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड टू कीप. कि okay gentlemen, I guess we have discussed most of the key points. Let me summarize it for everyone. So in the picture shown to us, we perceive one character. His name was Anmol. He is 22 years old in a positive mood, and as we discussed the action of the story, we can keep it as he was preparing for combined defense services examination. So in the introduction, what we can write, कि Anmol was a BTech graduate from Chandigarh University. He started preparing. तो guys, ऐसे ऐसे करके मैंने सबके लिए conclude कर दिया. And let me tell you, 90% ऑफ द टाइम जैसे ही मैं ऐसे कंक्लूड कर दूंगा ना पूरे ग्रुप के लिए, उसी टाइम पे असेसर्स रोकने वाले हैं डिस्कशन. लिख के ले लो भाई, ठीक है? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तब भी और अभी भी ये होता है, क्योंकि असेसर्स को लग गया यार कि डिस्कशन हो गया 5-10 मिनट, अब जल्दी जल्दी रैप इट अप. और लास्ट में अब फेयर एडवांटेज किसके पास होगी? आपके पास. क्यों? क्योंकि आपने तो समराइज कर दी स्टोरी. हर किसी का ध्यान होगा अब आप पे. अब असेसर ने जैसे बोला ना, क्योंकि गाइस, नॉमिनेट वन पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप, तो whom the group will nominate eventually you. तो आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू रिप्रेजेंट योर ग्रुप व्हाइल स्पीकिंग द कॉमन ग्रुप स्टोरी. तो गाइस, मैंने भी यार, अगर 8 बार मैं स्क्रीन इन हुआ, मैंने 3 से 4 बार कॉमन ग्रुप स्टोरी खुद बोली है विलिंगली. गाइस, एक चीज याद रखो, अगर आप उन 10 या 15 लोगों के बीच में नहीं बोल पाओगे ना, तो आप कल को भाई लेट्स से ऑफिसर भी बन जाओ, तो आप वहां पे भी किसी को इंस्ट्रक्शन देने लायक नहीं हो फिर. तो इस चीज में आपको डरना नहीं है. डरना उनसे भी नहीं है, उनके बाप से भी नहीं डरना है, इतना मैं बोल देता हूँ. ठीक है? वो 10 लोग हैं यार, उन लोगों की खुद अंदर से वाट लगी है, उनको खुद अंदर से एंजाइटी हो रही है, तो आप किसी से क्यों डर रहे हो? यू शुड बी असर्टिव एंड बोल्ड व्हाइल गिविंग योर ओपिनियन. सो गाइस, एट लास्ट आप खड़े हुई. Now you are representing your group. तो assessors आपके सामने होंगे. अब again in a respectful way you have to start कि good morning sir, in the picture shown to us we have perceived only one character. He is a male of 22 years old in a positive mood. Sir, the action of our story is preparing for CDS exam. Sir, our story goes like, तो आर करके आप पूरी स्टोरी को नरेट करना, एंड बी स्लो, क्योंकि अब कोई टाइम लिमिट नहीं है. इंडिविजुअल नरेशन जनरली 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट करनी थी, बट जीडी के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है? यू कैन टेक योर टाइम, बट आराम से बोलना, फंबल नहीं करना. एंड कॉमन ग्रुप स्टोरी में कभी भी ऐसा मत करना
कि लेट्स से आपने अपनी ही स्टोरी चिपका दी कॉमन ग्रुप स्टोरी में, जो ग्रुप ने डिस्कस किया था वो नहीं सुनाई, क्योंकि कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो गाइस इस केस में भी आपका स्क्रीन आउट होने का चांस हो सकता है। तो गाइस इन अ नटशेल यही सब चीजें यार मैंने की थी जिसकी वजह से मैं 8 बार स्क्रीन इन हुआ था। एंड अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि भैया आपने उन 2 स्टोरीज में क्या कांड कर दिया जिसकी वजह से आप डे 1 पे वापस आ गए थे। नाउ लेट मी टेल यू मेरी वो 2 एंट्रीज कौन सी थी जिसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया। वन वाज टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है, 10+2 वाली, एंड एक थी सीडीएस आईएमए के लिए, ठीक है। अब गाइस उसमें मैंने लोचा क्या किया कि पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया था पीपीडीटी टाइम पे, एंड दिमाग में ना कुछ थीम्स चल रही होती है। तो मैंने भी यार एक प्री कंसीव्ड स्टोरी लिख दी नरेशन के टाइम पे। आई लिटरली फेल्ट कि मेरी स्टोरी तो लेट्स से नॉर्थ की तरफ जा रही है, बाकी की जनता तो भाई ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ। आई फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट, जीडी में कुछ कंट्रीब्यूशन करने लायक था नहीं, सो अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीन आउट। बट आई एम रियली हैप्पी कि यार मैंने उन सभी अटेम्प्ट से या सेटबैक से कुछ लर्निंग्स ली, जिसकी वजह से लेटर ऑन इन माय 8th 9th एंड 10th अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेड बैक टू बैक, ठीक है। सो गाइस ये सारी चीजें थी। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी इनसाइट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर योर स्टेज 1, भाई यही सोच के जाना कि आप रिकमेंड होने के लिए जा रहे हो, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे मुझे पता है अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार स्क्रीन इन होना है, बट थिंक द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप रिकमेंड होने का सोच के जा रहे हो तो स्टेज 1 के लिए डबल मेहनत करनी है, बिकॉज उस दिन यार मेजॉरिटी जनता वापस आ जाएगी। एंड एक और चीज मैं क्या बताऊंगा, किसी भी सेंटर को ये सोच के चूज मत करो कि वहां पे सिलेक्शन रेशो क्या है। आपको फर्क होना चाहिए सिर्फ एक सीट से, उसके लिए अच्छे से मेहनत करनी है, उसके लिए OIR की प्रैक्टिस करनी है, PPDT की प्रैक्टिस करनी है, बाकी के टेस्ट की, right? So guys, with this I will be concluding my session for today. That was based on the strategy to appear for your stage 1 of your SSB interview. वीडियो अगर अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज लाइक और शेयर डेफिनेटली कर देना अपने और दोस्तों के साथ, एंड डू ड्रॉप अ कमेंट यार कि किस टाइप की वीडियोस आप चाहते कि मैं आगे आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूं एंड आपकी हेल्प करते रहूं। टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू एंड जय हिंद।